नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तालिबान राज के बीच भारत का ऑपरेशन एयरलिफ्ट। काबुल से 150 भारतीयों का किया गया रेस्क्यू। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। बाइडेन ने दी तालिबान को चेतावनी, कहा अमेरिका की सेना और रेस्क्यू अभियान से की छेड़छाड़ तो देंगे करारा जवाब। फेसबुक का तालिबान पर बड़ा एक्शन। तालिबान और उसके सदस्यों के अकाउंट्स को किया बैन। पेगासस मामले पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 10 दिन के अंदर मांगा जवाब। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाले तथ्यों का ना करे खुलासा। राहुल गांधी का फिर पकड़ा गया झूठ। रेप पीड़िता की मां ने किया खुलासा। बोली बिना पूछे शेयर की थी परिवार की फोटो। सबसे पहले बात ऑपरेशन एयरलिफ्ट की। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए अफरा तफरी के माहौल के बीच भारतीय वायुसेना ने अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और तालिबान राज से भारतीयों को बचाया। भारतीय वायुसेना का C-17 मालवाहक विमान काबुल से 150 लोगों को भारत लेकर पहुंचा। इन 150 लोगों में भारतीय दूतावास के अधिकारी, दूतावास के सुरक्षा कर्मी और कुछ पत्रकार शामिल हैं। जैसे ही इस विमान ने भारत की सीमा में एंट्री के बाद जामनगर में लैंडिंग की, लोगों ने राहत की सांस ली और सभी भारत आते ही भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। डॉक्टर साहब, तालिबान की क्रूरता के बीच भारत से अफगानिस्तान से लोगों को 150 लोगों को भारत लाया गया है, क्या कहें? देखिए, एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। इस तरह के वॉर जोन से अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेना, जबकि एयरफील्ड पे गोलियां चल रही हैं, लोग मौजूद हैं, भीड़ है, टेक ऑफ कैसे होगा, और ये सारे के सारे लोगों को वहाँ से निकाल के, और एयरपोर्ट के पास ही तो नहीं है एम्बेसी, उस पूरे डिस्टेंस में आप किस तरीके से वो पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, ये काबिल तारीफ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और विदेश मंत्रालय को इसमें क्रेडिट देने वाली बात है, क्योंकि ये लोग जो आए हैं वो तालिबान के साथ एक निगोशिएशंस के तहत उनको एक विंडो दिया गया था कि इस वक्त में 1 घंटे में आपको अपने सारे लोगों को आप हटा करके एयरपोर्ट तक लेकर के आ जाएं और उसके बाद आप अपनी कार्रवाई करें। तो ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें तो सिर्फ एम्बेसी के स्टाफ थे, MEA से जुड़े हुए कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट लोग थे, अधिकारी थे, वो लोग जुड़े हुए थे, और जो सुरक्षा कर्मी वहाँ तैनात थे वो थे, और कुछ पत्रकार भी थे। लेकिन इनके अलावा भी अभी 1000 के आसपास इंडियंस वहाँ मौजूद हैं। उनको भी बाहर लेकर के आने का, हिंदुस्तान वापस लाने की तैयारी चल रही है। इस तरह का ऑपरेशन आगे आने वाले दिनों में लगातार चलता रहेगा। अगले 3-4 दिनों में आप देखेंगे कि और भी लोगों को अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट करा करके लाया गया है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन अभी जो लोग वापस आए हैं उन्होंने जरूर राहत की सांस ली। बिल्कुल। अगली खबर भी पाकिस्तान से जुड़ी है। अफगानिस्तान को इस समय जिस संकट से गुजरना पड़ रहा है, उसके चर्चे दुनिया भर में हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अब अफगानिस्तान को संबोधित किया। इसी के साथ उन्होंने तालिबान को चेतावनी भी दे डाली और कहा कि अगर उसने अमेरिकी कर्मियों पर हमला किया या अफगानिस्तान में उनके अभियानों को बाधित किया तो अमेरिका उसके खिलाफ त्वरित और उग्र कार्रवाई करेगा। वहीं बाइडेन ने अफगानिस्तान में बिगड़े हालात को लेकर अशरफ गनी पर ठीक सारा फोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, तालिबान को अमेरिका ने चेतावनी दी है, अब तालिबान पर इसका क्या असर होगा? देखिए, जो बाइडेन अब कुछ भी कहें, अमेरिका की तो नाक कट गई, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने अपने सैनिकों को वापस लिया है, तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया, बहुत सारे एक्स आर्मी ऑफिसर्स जो अफगानिस्तान में वहाँ सर्व कर चुके हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों को खोया, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है अफगानिस्तान की इस लड़ाई में, तो वो ये पूछ रहे हैं कि हमारा ये जो बलिदान था वो बलिदान तो जाया हो गया। अगर तालिबान को फिर से स्थापित करना था तो इतने लोगों की मौतें क्यों हुई, क्यों हमने जान दी। और
बाइडेन साहब कर क्या रहे हैं? तो बाइडेन साहब बाकायदा जो उनके पास जो स्ट्रेटजिक एडवांटेज था उसको वो लूज़ कर चुके हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर अभी देखिए किस तरीके से चीन ने, पाकिस्तान ने, टर्की ने, ईरान ने, इन सब लोगों ने तालिबान की सरकार को एक तरह से समझिए उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट मान लिया है। तो मतलब ये तमाम जो इविल किस्म के लोग हैं, जिसको कहते हैं कि एक्सेस ऑफ इविल, ये तमाम राष्ट्र जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर अपनी अलग किस्म की कूटनीति शुरू कर दी है। अमेरिका की जो है वो इज्जत तो गई ही, उसकी साख भी जो है वो ख़त्म होती दिख रही है। और बाइडेन साहब अगर ये कह रहे हैं कि ये सारा का सारा कसूर ये गनी साहब का है क्योंकि उन्होंने मैदान छोड़ के वो भाग गए, भाई आपको तो गनी साहब के साथ खड़े होना चाहिए था। आपको उस तरह के सैनिकों को तैयार करने में आपको रिसोर्सेज देने चाहिए थे, आपको उस तरह के हथियार देने चाहिए थे, एयरफोर्स बनवाना था, लेकिन आपने ये काम किया नहीं। तो अब जो भी अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है वो दरअसल अमेरिका की, जो उसको कह सकते हैं कि पिछले 100-150 साल में सबसे ख़राब फॉरेन पॉलिसी का वो अंजाम है। जी डॉक्टर साहब, अफगान में जो स्थिति है उसका पूरा धब्बा आज अमेरिका देश पर लग चुका है। राइट। अगली खबर तालिबान पर फेसबुक के एक्शन की। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले आतंकी संगठन तालिबान और उसके सदस्यों के अकाउंट्स पर फेसबुक ने बैन लगा दिया है। फेसबुक ने कहा कि अमेरिकी कानून के हिसाब से तालिबान एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है और हमने उन पर अपनी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के सेवाओं के उपयोग को लेकर बैन लगाया है। डॉक्टर साहब, फेसबुक ने तालिबानियों के फेसबुक अकाउंट पर बैन लगा दिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तालिबान के ऊपर जो फेसबुक ने प्रतिबंध लगाया है, जो बैन किया है, ये तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना चाहिए, क्योंकि तालिबान का मोडस ऑपरेंडी है वायलेंस। वो डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, इन सब चीज़ों के साथ वो नहीं खड़ा है, वो इन सबको कुचलता है। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बेसिकली जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बनाया गया उस तरह का ये प्लेटफॉर्म है। जहाँ डेमोक्रेसी नहीं वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चाइना में बैन लगा हुआ है, वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो अफ़गानिस्तान में जब तालिबान आ गया है और वो सीधे सीधे वो वायलेंस को अपना एक टूल मानकर उसको उसके जरिए वो शासन करने वाला है। जिस तरीके से ISIS ने इराक के कई सारे इलाकों पे कब्जा कर रखा था, तो ये बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आप इन्हें अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने देंगे तो इसका मतलब यही है कि ट्विटर हो या फेसबुक हो या तमाम सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब के सब तालिबान के समर्थक हैं। और इसीलिए ये जो बैन लगाया गया है, मुझे लग रहा है कि ट्विटर की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वायलेंस के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो ये लोग तो वायलेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं, तो इस पर बैन लगाना एक स्वागत योग्य मसला है, क्योंकि इसके जरिए ये तालिबान प्रोपेगेंडा नहीं कर सकेगा। अब उनको प्रोपेगेंडा करवाने के लिए ये लुटियन जैसे पत्रकारों को पकड़ना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे, तब जाकर के उनकी झूठ को जो है सच बना करके दिल्ली नहीं पूरी दुनिया में पेश ये लोग करेंगे। ये वामपंथियों का काम जो है वो उनकी दुकान जो है उससे चल पड़ेगी। यानी कि तालिबान जो झूठ और अफवाहें फैलाना चाहते थे वो रास्ता बंद हो गया है। राइट। अगली खबर जासूसी विवाद पर। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से जासूसी की जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया और कहा कि इस पर सार्वजनिक बहस नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन बाद दोबारा इस पर विचार करने की बात कही है। हालांकि कोर्ट ने भी ये साफ किया कि सरकार को ऐसा कुछ खुलासा करने की जरूरत नहीं है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो। डॉक्टर साहब, ये विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया। देखिए, विपक्ष के लिए झटका नहीं है, विपक्ष तो झटका खाने का वो आदी हो चुका है, उनकी नीति हो गई है। दरअसल विपक्ष ये चाह रहा है कि किसी तरीके से इस विवाद को जिंदा रखा जाए। इनके पास कोई सबूत है नहीं, पेपर कटिंग्स के आधार पर आप PIL डाल रहे हो। इनके पास बताने के लिए कोई एक फ़ोन नंबर तक नहीं कि जिसमें इन लोगों ने बहुत ही इसको कह सकते कि सॉलिड प्रूफ के तहत वो कह सके कि हाँ इस फ़ोन में पेगासस है। एक भी फ़ोन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं निकल पाया है अब तक
जबकि इतना बड़ा विवाद हो गया है, आप समझिए कि इन लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी होगी कि हिंदुस्तान के किसी भी फ़ोन के अंदर पेगासस निकल आए। ये लोग गए होंगे, ये लोग फोरेंसिक लैब में टेस्ट करवाए होंगे, सारा कुछ करवा करके ये थक हार गए होंगे, फिर भी हिंदुस्तान में एक भी फ़ोन के अंदर ये लोग पेगासस मौजूद है ये साबित नहीं कर पाए हैं। और इसीलिए सरकार ने साफ साफ कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई जासूसी होती है, नहीं होती है, क्या होता है, नहीं होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हैं, तो उसका वो खुलासा नहीं करेंगे। तो और इसलिए कोर्ट ने कहा है कि भाई 10 दिन के बाद जो है आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, अपना रिपोर्ट जो जमा कीजिए। लेकिन एक खबर इसमें यह भी है कि सरकार भी खुद एक जो है कमेटी बना रही है कि इसको जांच पड़ताल के लिए कि ये जो आरोप लग रहे हैं, जो इनके क्या क्या ग्रीवांसेस है, उसको जो है समझ करके उसकी जांच की जाए। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई अगर आप अपने से कुछ जांच करवाना चाहते हैं केंद्र सरकार से तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो कंप्लेन आया है इसके ऊपर 10 दिन के बाद जो है फिर से इस पर जिरा होगी। आखिरी खबर राहुल गांधी के झूठ पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का झूठ एक बार फिर सबके सामने आ गया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली कैंट में कथित रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात का फोटो ट्वीट किया था। पीड़ित परिवार की पहचान सार्वजनिक करने पर काफी बवाल भी हुआ था और बचने के लिए राहुल गांधी ने झूठ बोलते हुए ये कह दिया कि उन्होंने तस्वीर पीड़िता परिवार की सहमति से सार्वजनिक की थी। लेकिन अब राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया। पीड़िता की मां ने खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तस्वीर साझा करने की उनसे कोई अनुमति नहीं ली। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी हर बात पर झूठ बोलते हैं पर फिर बाद में पकड़े जाते हैं। देखिए, झूठ की तो एक आयु होती है, झूठ ज़्यादा दिन तक वो तो सर्वाइव करता है ना, आज न कल उसका पर्दाफाश होना ज़रूरी है और वो होता भी है। ये झूठ की नीति है, उसका चरित्र होता है। ये कुछ दिन के बाद वो जो है वो फट जाता है, वो पता चल जाता है कि भाई क्या हुआ है। दिक्कत ये है कि आपने कानून को तोड़ दिया और उसके बाद इस जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं हमने सही काम किया जी। तो आदर ये जो उनके जो सलाहकार, नक्सली सलाहकार जितने आसपास बिठा लिए हैं, उनके दिमाग में इस बात को डाला जाए कि अगर आप देश के लीडर हैं तो देश के कानून का सम्मान करना सबसे पहला धर्म आपका वही है। आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन देश के कानून को आप मानेंगे नहीं। कानून अप्लाई किया जाता है, आपके उस पर लॉक की लगा दिया जाता है तो आप उसको झूठ का रास्ता कि भाई हमने जो है परमिशन ले लिया। आज ये बवाल इसलिए मचा क्योंकि टाइम्स नाउ के रिपोर्टर ने जाकर के उस महिला से बात की जिनकी बच्ची के साथ ये घटना घटी थी। उसने साफ साफ कहा कि मैंने कहीं अंगूठा नहीं लगाया, किसी को परमिशन नहीं दी। वो तो बुलाया गया था, वो कहे उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, आपकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं। वो कार के अंदर हम लोग बातचीत कर रहे थे, तस्वीर लेकर के किसी को कोई परमिशन नहीं दिया गया। अब लॉक तो हट गया। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि नहीं फिर से लॉक लगाओ क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। कानून को जो है, मैंने तो आपने गलती की और गलती करने के बाद फिर आपने अपने ट्विटर अकाउंट के लॉक को अनलॉक करवाने के लिए झूठ का भी सहारा लिया। ये किसी भी बड़े या छोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके अग्रणी नेताओं को, ये तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उनको इस तरह का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। ये मसला उसी समय ख़त्म हो जाता अगर वो तस्वीर वो नीचे उतार लिए होते और एक वर्ड लिख दिया होता कि आई एम सॉरी, कि हमारे स्टाफ में कोई बेवकूफ़ बैठा हुआ है जिसको ये कानून मालूम नहीं था, उसने जो है वो ट्वीट कर दिया, मेरा इंटेंशन जो है आइडेंटिटी रिवील करने के लिए, मामला खत्म हो गया होता, ना लॉक लगता ना कुछ होता। लेकिन जिद्दी बच्चों का तो चरित्र अलग होता है, वही राहुल गांधी वो कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, सहानुभूति पाने के लिए राहुल गांधी कुछ करते हैं लेकिन फालतू में बदनाम हो जाते हैं। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।